विद्यार्थियों, हम लोग पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ा था। अब यह है पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें कुछ छोटी मोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, थोड़ा उनको देखना है और फिर उसके बाद फिर पदार्थों के जो गुण हैं उनके बारे में भी जानकारी करनी है। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब भी किसी पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबक बनता है, चुंबकत्व ग्रहण करता है और उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाता है। एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ हो जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर उसके ऊपर चुंबकीय आघूर्ण उसमें पैदा हो जाएगा। हम उसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण प्रति चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसलिए अगर किसी पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उस चुंबक का वॉल्यूम भी है तो चुंबकन की तीव्रता I बराबर हो जाएगी m/v, जहाँ पर m चुंबकीय आघूर्ण है उस चुंबक का और v उसका वॉल्यूम है। I दो ये वेक्टर राशि है, इसकी दिशा एक ही होगी, इसकी तो कोई दिशा नहीं होगी। I = m/v, इसका है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका है मीटर क्यूब। कट जाएगा तो रहेगा एम्पियर प्रति मीटर। हमें जानते हैं कि ये बराबर होता है किसी चुंबक की लंबाई या द्विध्रुव की लंबाई गुणे ध्रुव सामर्थ्य अपान वॉल्यूम। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्रुव सामर्थ्य या डायपोल की लंबाई L × ध्रुव सामर्थ्य अपान L की पावर 3, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, ऐसा करते हैं लंबाई गुणे क्षेत्रफल। तो ये लंबाई से इसकी लंबाई कट जाएगी तो ये हो जाएगा m/a। हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल में चुंबकीय सामर्थ्य को भी हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। एकांक एरिया पर कितनी चुंबकीय सामर्थ्य पैदा होती है उसे हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ये हुआ प्रति एकांक क्षेत्रफल में चुंबकीय सामर्थ्य। इसके बाद जो अगला जो आता है फिजिकल क्वांटिटी, वो आती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र या इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य भी कहते हैं।
या इसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, या इसी को चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकन की तीव्रता है, ये चुंबकीय तीव्रता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जब भी किसी पदार्थ को हम चुंबक बनाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उससे चुंबकीय उसकी शक्ति को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे हम H से दिखाते हैं, चुंबकीय तीव्रता। और किसी भी वस्तु के अंदर जब वो वस्तु चुंबक बन जाती है तो उसके अंदर जो कुल चुंबकत्व रहता है, उसके अंदर का कुल चुंबकत्व, ये बराबर होता है B। और जो इसके अंदर चुंबकत्व पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसको कहते हैं I। और जो ये चुंबकत्व पैदा करता है इसको कहते हैं H। तो चुंबकीय तीव्रता कहते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र को कि जो चुंबकत्व पैदा करता है, कुल वस्तु का कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल चुंबकीय क्षेत्र है। वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र किसी वस्तु को प्राप्त चुंबकत्व, उसकी चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होती है। और ये इस वेक्टर के साथ जुड़ी रहती है कि H जो हमारी चुंबकीय तीव्रता है, इसे हम H कहते हैं। H ये बराबर होता है B अपान μ0 माइनस I, जहाँ I चुंबकन की तीव्रता है, B इसके कुल चुंबकत्व जो इसको प्राप्त हुआ, और H जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। तो H इक्वल टू B अपान μ0 माइनस I, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं μH प्लस μI बराबर B। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। यदि हमने किसी चुंबकीय तीव्रता में कोई भी पदार्थ नहीं रखा तो I 0 हो जाएगा, क्योंकि तब चुंबकीय ये जो चुंबकन की तीव्रता है वो उसमें चुंबकत्व तो पैदा ही नहीं होगा, तो चुंबकन की तीव्रता शून्य हो जाएगी। और इसलिए यदि निर्वात हो तो I का मान 0 होगा। जब कोई वस्तु रखी नहीं होगी तो I 0 होगा, और इसीलिए I 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा μH। 0 है μ0। इसी तरह से एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं
किसी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके द्वारा प्राप्त चुंबकत्व यानी चुंबकन की तीव्रता, उसके अंदर जितना चुंबकत्व पैदा हुआ आई, और जितना आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, और इसीलिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्साई, इसको एक्साई कहते हैं। ये बराबर हुआ आई चुंबकन की तीव्रता अपान जितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय फील्ड स्ट्रेंथ आई अपान एच इक्वल टू एक्स आई, या आई इक्वल टू एच एक्स आई। फिर इसके बाद चुंबकशीलता। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकशीलता कहते हैं किसी भी वस्तु में के द्वारा प्राप्त संपूर्ण चुंबकीय शक्ति। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बराबर वस्तु के अंदर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र अपान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र वस्तु के अंदर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम एच से दिखाते हैं। इसलिए म्यू इक्वल टू बी अपान एच, बी अपान एच, ये बराबर हुआ म्यू इक्वल टू बी। बी बराबर होता है म्यू जीरो एच। सापेक्ष चुंबकशीलता सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर इक्वल टू निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू अपान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू जीरो। इसी प्रकार की एक राशि हम लोगों ने प्रयोग की है विद्युतीय क्षेत्र में, जहां पर विद्युतशीलता आती है। सापेक्ष विद्युतशीलता हम लोगों ने पढ़ी इप्साइलन आर, वो बराबर होती है इप्साइलन निर्वात विद्युतशीलता अपान निर्वात की विद्युतशीलता जीरो। और इसी को
हम लोगों ने पार विद्युत स्थिरांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था। ठीक उसी तरह की राशि चुंबकीय क्षेत्र में है, जिस प्रकार की राशि हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ी थी। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि B इक्वल टू म्यू एच प्लस म्यू 0 आई, या B इक्वल टू म्यू 0 एच प्लस आई इक्वल टू एच एक्साई। एच एक्साई तो हो गया आपका म्यू 0 एच एक्साई, या B इक्वल टू एच, इसमें बाहर आ जाएगा तो हो गया म्यू 0 1 प्लस साई। B अपान म्यू 0 B बराबर म्यू एच, ये बराबर है म्यू एच। अगर इसे माध्यम में होगा तो म्यू एच होगा, निर्वात में होगा तो म्यू 0 एच होगा, ये हुआ म्यू एच। ये आपका बराबर हो गया एच इंटू म्यू 0, 1 प्लस एक्साई, ये कट जाएगा और इसलिए म्यू अपान म्यू 0 इक्वल टू 1 अपान एक्साई। और ये हमारा सापेक्ष विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता है म्यू आर 1 प्लस एक्साई। तो ये छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं थी जो हम लोगों को पढ़नी थी, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ना है कि चुंबकीय पदार्थ क्या हैं और क्या इनके गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों का जो व्यवहार है उसके आधार पर चुंबक को हम 3 भाग में बांटते हैं, पदार्थों को हम 3 भाग में बांटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकों का व्यवहार, उसके आधार पर पदार्थों को हम 3 भाग में बांटते हैं। हम उनको तीनों को एक जगह एक साथ देखते हैं और जिसको विशेष रूप से पढ़ना होगा हम उसको अलग से विशेष रूप से पढ़ेंगे। एक जगह रहेगा तो हमको कंपैरेटिव हमें पता चल जाएगा। 3 भाग में बांटते हैं चुंबकीय पदार्थ। तीन भाग में बांटते हैं। पहला भाग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसे कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है अनचुंबकीय पदार्थ। पहला मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और थर्ड है
लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 प्रकार के पदार्थ। अब तीनों प्रकार के पदार्थ की क्या विशेषताएं? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, ये हम उन्हें कहते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। यानी ये वो पदार्थ हैं जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। इन पदार्थों के अंतर्गत सोना आता है, चांदी आती है, कॉपर आता है, बिस्मथ आता है, एंटीमनी आती है, इसी तरह हाइड्रोजन है, पानी है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इसके अंदर आते हैं। इन सब पदार्थों के अंदर ये आते हैं। अब ये तो हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। इनके कुछ गुण हैं। अब वो गुण क्या है, प्रॉपर्टी इनकी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं शार्ट में। पहला, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें लटका दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र अगर इस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो ऐसे लटकेंगे। इनका जो अक्ष होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत लटकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाने पर क्षेत्र के लंबवत लटकते हैं। पहली विशेषता तो इनकी है और एक देख ही चुके हैं कि वो ये विपरीत। दूसरा, जहां पर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित हो जाएंगे। तीव्र चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल की ओर आकर्षित होते हैं। जो इनका इनकी विशेषता है। इसके अलावा अगर हम इनके लिक्विड को, द्रव को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो द्रव नीचे चला जाता है। तो यदि यू नली में द्रव से भरी यू नली की भुजा को तीव्र
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर द्रव का तल नीचे गिर जाता है। द्रव का तल नीचे गिर जाता है। तो ये तो हो गया इनका कुछ गुण। इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है एक्साई, ये एक्साई निगेटिव होता है। तो ये तो इनके कुछ गुण हैं। और ये है क्या चीज? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, हमने आपको बताया कि इनको साथ साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे अपने आप ये एक अगर हमको पता है तो दूसरा ठीक इसका उल्टा है। यानी ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के अनुदिश, यहाँ जो विपरीत है यहाँ हो जाएगा अनुदिश। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के अनुदिश थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत है और यहां अंदिश है। इन दोनों में यही फर्क है। प्रतिमाने उल्टा, अनुमाने उसी दिशा में, अंदिश। इसके अंदर का जो पदार्थ आते हैं वो, इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम है, सोडियम है, इसमें एल्युमिनियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, इस तरह बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर आते हैं। इसका गुण भी ठीक इसी के विपरीत है। अगर इसके गुण को हम देखें तो पहला इसका गुण, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाने पर क्षेत्र के लंबवत लटकते हैं। ये लटकाए जाने पर क्षेत्र के समानांतर लटकते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल की ओर आकर्षित होते हैं। ये निर्बल से प्रबल की ओर होते हैं आकर्षित, प्रबल की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं, प्रबल से निर्बल की ओर आकर्षित होते हैं। ये निर्बल से प्रबल की ओर होते हैं, ये प्रबल से निर्बल की ओर होते हैं। द्रव से भरी यूं नली की भुजा को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर द्रव का तल नीचे गिर जाता है। यहां द्रव का तल प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है। ये इनका जो एक्साई है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। एक्साई पॉजिटिव होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, इनको देख के ही लगता है कि इनके बीच में अंतर है। ये इसका बिल्कुल ही उल्टा है। अब आगे आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ और अन्य चुंबकीय पदार्थ के गुण एक जैसे ही हैं। ये क्षेत्र के दिशा में चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। ये जो है समानांतर लटकते हैं
और ये भी निर्बल से प्रबल को और आकर्षित होते हैं। सारे गुण जो अनदिश में हैं वही गुण लौह चुंबकीय पदार्थ में हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में ये अन्य चुंबकीय पदार्थ से कई गुना अधिक है। ये हजारों गुना ज़्यादा ये गुण इसमें होते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में अणु चुंबकीय पदार्थों के समान ही व्यवहार होता है, किंतु कई गुना अधिक। कई गुना अधिक प्रभाव होता है। तो ये हुआ लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आयरन आता है, स्टील आता है, कोबाल्ट है, निकिल है, फिर एल्निको है। ये बहुत सारे पदार्थ हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं से जो शक्तिशाली चुंबक है वो बनाए जाते हैं। अब ये जो हम लोगों ने इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये इनके गुण इस कारण के क्यों हैं। इनकी जो रचना है, इलेक्ट्रॉनिक रचना के आधार पर ये इस प्रकार से कैसे अलग अलग हैं। तो हम लोग इन लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक रचना है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चुंबकत्व का क्या कारण। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वास्तव में जो चुंबकत्व है वो इसलिए पैदा होता है कि जब कहीं विद्युत धारा बहती है तो वो चुंबकत्व पैदा करती है। यानी चुंबकत्व स्वयं में अकेला कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो गतिमान आवेश का गुण है, धारा का गुण है। तो अगर हम चुंबक कहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर धारा का अस्तित्व होगा। धारा का अस्तित्व कहाँ पर है, किस रूप में होगा, ये हमको जानने की ज़रूरत है। हमें जानते हैं कि जब भी कोई अगर परमाणु का हम अध्ययन करें तो उस परमाणु के अंदर धनावेश होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नहीं उसके बाहर ऋणावेश चक्कर लगाता है। इस तरह से चक्कर ऋणावेश लगाते रहते हैं। जो चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सभी गतिमान रहते हैं। ये भी गति करता है, इसके कारण भी चुंबकत्व पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। एक तो ये चक्कर की गति करता है, चक्कर लगाता रहे, यानी इसकी गति करता है, ये घूर्णन करता है अपनी जगह पर, एक चक्रण करता है, यानी ये नाभिक के चारों ओर घूमता है वृत्तीय गति में, और दूसरा अपनी धुरी पर ये घूमता है, स्पिन जिसे हम कहते हैं, चक्रण कहते हैं। तो ये कई, यानी इलेक्ट्रॉन को ही लें तो दो प्रकार की गतियाँ हुई। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो ये आवेश गतिमान है, इसके कारण तो यहाँ चुंबकत्व पैदा होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा में चलता है तो उसके कारण भी चुंबकत्व पैदा होता है। कक्षा में चलने के कारण भी चुंबकत्व पैदा होता है, और अपनी जगह जब घूर्णन करता है तो भी चुंबकत्व पैदा होता है। लेकिन जब ये कक्षा में चलता है तो वो चुंबकत्व उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना प्रभावशाली चुंबकत्व अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है, यानी उसके चक्कर के कारण, उसके स्पिन के कारण होता है। लेकिन अगर स्पिन के कारण चुंबकत्व प्रभावशाली है तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकत्व पैदा होता है किसी परमाणु में, या परमाणु जो चुंबक बन जाता है तो वो स्पिन के कारण बनता है। लेकिन जो परमाणु हैं वो कुछ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या सम होती है और कुछ में विषम होती है। हम जानते हैं कि एक एक जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से समन्वय रहता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के उल्टे स्पिन करते हैं, ये इनके स्पिन जोड़ों में रहते हैं।
आपका जो यस है, यस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे रहेंगे। फिर इसी तरह से पी है, फिर इसी तरह से डी है। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में ये रहेंगे, लेकिन पेयर्स में रहेंगे। तो यदि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम है तो परिणामी जो स्पिन के कारण परिणामी चुंबकत्व होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि संख्या सम है। जितनी एक दिशा में चक्रण कर रहे होंगे उतनी ही दूसरी दिशा में भी चक्रण कर रहे होंगे, और इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। तो यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर 1 सम है, सम का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, दैट इज पेयर्स में है, जोड़ों में है। दे आर इन पेयर्स, सबके जोड़े हैं। जब वो सम संख्या होगी तो परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। तो समानता 0 दिखाई पड़ेगा, उनमें परिणामी चुंबकत्व 0 दिखाई पड़ेगा। और इस प्रकार की रचना प्रतिचुंबकीय पदार्थों की होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सम होते हैं। तो सम होंगे तो समान अवस्था में जो पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उनमें चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, किसी भी प्रकार का चुंबकत्व नहीं होगा। लेकिन यदि उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक तरफ के इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाएगा और एक तरफ के इलेक्ट्रॉनों का वेग घट जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाने से उसमें परिणामी चुंबकत्व पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सम होते हैं, अतः यम बराबर 0। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक दिशा के चक्रण की चाल बढ़ जाती है तथा दूसरे तथा विपरीत स्पिन वाले की चाल घट जाती है और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत पैदा हो जाता है। ये तो हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, और परचुंबकीय पदार्थों में जहां पर इनकी संख्या सम है।
नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, विषम में 1 3 5 7 लाइक दिस विषम होती है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है और इसलिए अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण अकेले माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय घूर्ण पैदा हो जाता है। जब चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा तो हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक अनपेयर्ड है, तो हर चुंबक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा। इस प्रकार अनिचुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक बन जाता है। इसे परमाणु चुंबक कहते हैं। परमाणु चुंबक क्योंकि प्रत्येक परमाणु चुंबक बन गया, इसे परमाणु चुंबक। एटम मैग्नेट इसे परमाणु चुंबक कहते हैं। अब ये जो सारे परमाणु चुंबक इस प्रकार के अनचुंबकीय पदार्थों में इधर उधर बिखरे रहते हैं, जिसके कारण कि पता नहीं चलता कि वो पदार्थ चुंबक बना। ये परमाणु चुंबक इसकी ये दिशा हुई, इसका ये दिशा हुई, इसके मैग्नेटिक डायपोल की या चुंबकीय घूर्ण की ये दिशा हो गई, इसकी ये दिशा हो गई। इस तरह से ये सभी स्कैटर्ड हैं। अब विपरीत दिशाओं में सारे परमाणु घूमे हुए हैं। इस तरह की रचना अनचुंबकीय पदार्थों की होती है। यह रचना अनचुंबकीय पदार्थों की होती है। यदि इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो सारे चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, एलाइंड हो जाते हैं। यदि इसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा तो सारे परमाणु चुंबक एक दिशा में घूम जाएंगे और इस प्रकार से अनचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। ये अनचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक बन गया। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखें कि ये अनिचुंबकीय पदार्थ के जो गुण हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ में हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के थ्योरी को हमको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया अनिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक आधार पर। लौह चुंबकीय पदार्थों में भी प्रत्येक परमाणु चुंबक बना रहता है, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।